हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अरस्तु। और अरस्तु में हमने उसके दो सिद्धांत पढ़ लिए थे। पहला सिद्धांत था नागरिकता का सिद्धांत, जिसकी हमने पूर्ण रूप से व्याख्या कर ली। और फिर हमने शुरू किया था अरस्तु का आदर्श राज्य, कि अरस्तु द्वारा बताए गए आदर्श राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं थी, उसे हम लोग पढ़ रहे थे। तो अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताओं को हमने 11 पॉइंट के माध्यम से समझ लिया था कि क्या है अरस्तु का राज्य और क्या है उसकी विशेषताएं। तो जो वर्तमान राज्य की विशेषताएं हैं उसके काफ़ी करीब थी अरस्तु की विशेषताएं जो हम लोग पढ़ रहे थे आदर्श राज्य में। उसकी सोच का दायरा काफ़ी विस्तृत था और वो वैज्ञानिकता के साथ में उसने व्यवहारिकता को भी बहुत करीब लेकर आया। तो इस तरीके से उसके जो आदर्श राज्य की विशेषताएं थी वो वर्तमान राज्य से काफ़ी समानता रखती है। जैसा कि उसने ये समझाने का प्रयास किया कि राज्य व्यक्तियों के या नागरिकों के नैतिक चरित्र का एक साधन बने। उसने जनसंख्या नियंत्रण की बात की, उसने क्षेत्र सीमित करने की बात उसने जो की, उसने शिक्षा की जो बात की या स्त्रियों का साम्यवाद नहीं किया, ये जो बातें की, ये सारी की सारी जानकारी उसके विस्तृत और तुलनात्मक अध्ययन का ही प्रमाण है कि अरस्तु ने अपने सिद्धांतों को देने से पूर्व अन्य कई प्रकार के देशों में जो व्यवस्थाएं चल रही थी उन सिद्धांतों को पूरे अच्छे से पढ़ा, समझा और समझने के बाद तुलनात्मक अध्ययन द्वारा जो भी श्रेष्ठ निकल कर आया उसकी व्यवस्था उसने की थी। तो 11 विशेषताओं के बाद अगली विशेषता 12वीं विशेषता है आदर्श राज्य में लोगों के स्वाभाविक गुण। कि जैसे कल हमने पढ़ा था कि अरस्तु ने बोला था कि राज्य में मुख्य 6 आवश्यकताएं हैं। भोजन है, पूजा गृह है, कृषि है, शिक्षा है और जो वैज्ञानिकता की बात भी उसने की थी। तो ये अलग अलग आवश्यकताओं के लिए कला साहित्य है, इन सारी आवश्यकताओं के लिए उसने 6 वर्गों में उन्हें बांटा था। तो 6 वर्गों में बांटने के बाद मुख्य जैसे कृषक भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, कला साहित्य के लिए शिल्पकार होंगे। तो ऐसे स्वाभाविक गुण जो थे वो सारे के सारे आदर्श राज्य के लोगों में मौजूद थे। तो अरस्तु इन्हें और भी अधिक प्रामाणिकता देने हेतु क्या कहता है उसे अब हम पढ़ लेते हैं। तो जैसा अरस्तु का मानना था कि आध्यात्मिक विकास को मानव लक्ष्य मानकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता था अरस्तु जिसमें कल्पना से ज़्यादा व्यवहारिकता हो। ये हमें ज्ञात है कि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो ने जहाँ अपने समस्त सिद्धांतों में दार्शनिकता को काफ़ी महत्व दिया है, वहीं उसका शिष्य उन बातों को नहीं मानता और उसने उस दार्शनिकता के स्थान पर व्यवहारिकता को अधिक सही माना और अपने समस्त सिद्धांतों में व्यवहारिकता को केंद्र बिंदु माना है। और उस सब का लक्ष्य क्या था कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो। कि हम सब ही जानते हैं कि हम सब ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कृति में से एक है, यानी मनुष्य ही वो सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसे ईश्वर ने बनाया है। इसलिए हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास को उच्च लक्ष्य मानकर ही अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए और उसी पूर्णता में व्यवहारिकता अधिक हो, कल्पना बहुत ही कम हो। आध्यात्मिक विकास से और बौद्धिक कुशलता से मानव कौशल के विकास का समुचित अवसर भी प्राप्त हो। कि क्या चाहता था अरस्तु कि आध्यात्मिक विकास इतना अधिक नहीं हो कि वो कहीं बौद्धिक कुशलता से या जो मानव कौशल का जो कार्य है, मानव के अंदर जो स्वाभाविक कौशल के गुण है, उनसे वो दूर हो जाए,
वो उसके लिए एक अवसर बने और उस अवसर को वो व्यवहारिकता का नाम देता है कि वो अवसर उसे प्राप्त होने ही चाहिए। अरस्तु बौद्धिक कार्यकुशलता के लिए, राजनीतिक विकास के लिए अनुक्रमणीय व्यवस्था की व्याख्या करता है, जिसमें शासन करने की कला व कला कौशल जैसे गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये एक लिस्ट तैयार करता है वो, कि उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही वो व्यक्ति में स्वाभाविक गुण के रूप में जीवन जीने की प्रेरणा देता है और इस प्रकार की व्यवस्था करता है जैसे मानो सभी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के गुणों को लिए हुए हैं और यही है उसकी अनुक्रमणीय व्यवस्था। तो इस तरीके से कला, कौशल, शासन की क्रिया, बुद्धि, आध्यात्मिकता, नैतिकता, ये सारे बहुत सारे गुण हैं जो स्वाभाविक रूप से अरस्तु के आदर्श राज्य में मौजूद हैं। इसलिए वो सारे के सारे गुण क्या थे और वो गुण किस रूप में मौजूद हो? स्वाभाविक रूप में। उसे सिखाया नहीं जाए, उसे स्वाभाविक रूप में मानना ही है, इस रूप में उसने उस सिद्धांतों की वर्णना की है। अंतिम विशेषता है अरस्तु के आदर्श राज्य की शासकीय तथा न्याय संबंधी स्वरूप, कि प्रशासन की व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ हो या प्रशासन द्वारा अपनाए गए समस्त कार्य में इतनी निपुणता हो कि व्यक्ति के मन मस्तिष्क में वो व्यापक रूप से समा जाए और न्याय जो हो इतना निष्पक्ष हो कि निष्पक्षता की वजह से व्यक्तियों में न्याय में जो विश्वास बना हुआ है वो विश्वास उनमें अपना प्रभाव बनाए रखे। और इसी को उसने कहा है शासकीय तथा न्याय संबंधी स्वरूप के बारे में, कि जैसा हमें ज्ञात है कि बाह्य आक्रमण से बचने के लिए या उसकी रक्षा के साधन हमारे पास हमेशा मौजूद होने चाहिए। अतः अरस्तु का मानना है कि बाह्य आक्रमण से बचने के लिए रक्षा के उपयुक्त साधन होने चाहिए। अतः राज्य में पानी, सड़कों, किलों आदि की आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए। कि क्या है कि राज्य में समुचित व्यवस्था हो कि पानी प्रॉपर मिले सभी राज्य के निवासियों को, वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हो और जो किले में रहने की जो व्यवस्था है वो भी पूर्ण रूप से आदर्श व्यवस्था ही होनी चाहिए। सोचने का कार्य करने के लिए नागरिकों की एक लोकप्रिय सभा होनी चाहिए जिसके समक्ष शासन के अंतिम निर्णय प्रस्तुत किए जाए। ये एक सभा होनी चाहिए और उसका नाम क्या होना चाहिए? लोकप्रिय सभा। और वो क्या करे कि शासन के अंतिम निर्णय उसमें प्रस्तुत होने चाहिए। दूसरे अंग मजिस्ट्रेटों का हो और तीसरा अंग न्यायपालिका का होना चाहिए, ताकि नागरिक राज्य में पूर्ण विलीन न हो वरन वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो काफी वर्तमान राज्यों की काफी करीब आ गया था अरस्तु, और उसने जैसे हमारे अभी वर्तमान में शासन के 3 प्रकार होते हैं, 3 अंग होते हैं, प्रमुख 3 अंग हैं और उनके कार्य भी विशेष रूप से अलग अलग होते हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यदि हम उस समय की बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि एक लोकहित कार्यकारिणी या एक सभा होनी चाहिए जो शासन संबंधी कार्यों में पूर्ण रूप से एक प्रकार की व्यवस्था बनाए रखे, कि जो भी उसने कह दिया वो शासकीय विधान है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, यानी व्यवस्थापिका की स्थापना करनी। उसके बाद में वो कहता है कि इन सब का पूर्ण रूप से जो उन्होंने कानून बनाए हैं, इन सारे कानूनों का एक मजिस्ट्रेट हो जिसके माध्यम से इनका फैलाव हो। तो उस समय उसने मजिस्ट्रेट शब्द यूज किया था, लेकिन शब्द है वो प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में है, कि प्रशासनिक अधिकारी उन सब को क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे
और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे। यानी वो कानून जो लोक हितकारिणी सभा ने बनाए हैं, उन कानूनों का प्रशासकीय सुविधा के लिए जो प्रशासकीय कार्य करते हैं, मजिस्ट्रेट नाम दिया है उसने, वो क्या करेंगे, उसे फैलाएंगे। और तीसरी बात न्यायपालिका की है कि सभी व्यक्ति अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से और पूर्णता से अपना कार्य निभा रहे हैं। अपनी जो क्षमता है, जो सक्षम है, जो शक्तियां उनको दी गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इसे देखने के लिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका की वो बात करता है कि एक निष्पक्ष न्यायपालिका होगी जो इन समस्त कार्यों की देखरेख करेगी। और इन्हीं सब से क्या होगा, वो जीवन कैसा होगा जो शासकीय और न्याय संबंधी स्वरूपों का एक आदर्श प्रस्तुत करेगा, जिसमें जनता की भी भलाई है और शासनकर्ता की भी भलाई होगी। तो इस तरीके से 13 पॉइंट के माध्यम से हमने अरस्तु द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य की विशेषताओं को पढ़ लिया है। लेकिन वही कि राजनीति विज्ञान के प्रत्येक सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती है। तो अगला टॉपिक है आलोचनाएं किसकी, आदर्श राज्य की। तो पहली आलोचना है कि राज्य की प्रकृति भ्रामक। अरस्तु ने राज्य को 6 विभिन्न भागों में बांटा था, और 6 विभिन्न भागों में बांटने का अर्थ यह है कि जो 6 मुख्य आवश्यकता थी उसके हिसाब से उसने 6 वर्ग बना लिए, और 6 वर्गों के द्वारा जीवन संचालन चल रहा है। तो एक और तो वो 6 वर्ग बनाकर राज्य को विभाजित कर देता है, और दूसरी ओर शासन की इतनी अधिक उच्चता को वो दिखाता है जिसकी कल्पना उसने की कि जब सामान्य लोग हैं, सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान की जो मुख्य आवश्यकता है उन्हें पूर्ण कर रहे हैं, तो वो राज्य, आदर्श राज्य कैसे बनेगा। तो ये स्थिति एकदम, उसकी जो प्रकृति है वो एकदम भ्रामक है। भ्रामक का अर्थ है भ्रम में डाल देती है कि क्या वाकई ही इंसान ऐसे हो सकते हैं, या वाकई ही एक राज्य की प्रकृति ऐसी हो सकती है। उस समय की सोच है, उस सोच को भ्रामक स्थिति का नाम दिया गया है। वर्तमान में ये सब कुछ सामान्य है, लेकिन उस समय उसकी स्थिति बिल्कुल भ्रामक बनी हुई थी। अगली आलोचना है कि राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत को जोड़ने का असफल प्रयास। कि राज्य की सफलता के लिए उसने बहुत सारे सिद्धांत बनाए कि राज्य का विस्तार इतना होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल निश्चित होना चाहिए, जनसंख्या निश्चित होनी चाहिए, वो राज्य पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत उसने जोड़े, बनाए, जिससे राज्य कैसा बने, सर्वोच्च बने और एक आदर्श राज्य बन सके। लेकिन उन सबको जोड़ने में वो कहीं ना कहीं असफल रहा है, क्योंकि जितने भी सिद्धांत बनाए जाते हैं वो सिद्धांत जब तक पेपर वर्क होता है तब तक देखने में और समझने में हमको बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन जब उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पे उतारा जाता है तो व्यवहारिक रूप में वो सिद्धांत उसी रूप में उतने प्रभावी तो हो सकते हैं, लेकिन उसी रूप में एज इट इज नहीं बनाए जा सकते, नहीं चलाए जा सकते। उन सिद्धांतों में नियम के साथ साथ कई सारे उपनियम जुड़ जाते हैं, क्योंकि व्यक्तियों का जो नेचर है, मस्तिष्क है, और उसमें रहने वाले नागरिकों का, वो सबका अलग अलग होता है, और अलग अलग होने की वजह से उनकी जो मानसिक स्थिति है उसका प्रभाव भी उन सिद्धांतों पर अलग अलग पड़ता है। तो अलग अलग सिद्धांतों का अलग अलग प्रभाव, और इसीलिए वो नियम जो सिद्धांतों में बनाए गए वो कहीं ना कहीं उपनियमों में बदल जाते हैं। तो ये उसका प्रयास होता है
असफल रहा था। अगली आलोचना हम देखते हैं, तो वो है नैतिकता, उत्तमता और विवेक की कोई परिभाषा नहीं। अरस्तु ने अपने सिद्धांतों में बड़ी बड़ी बातें की, नैतिकता की, बहुत अधिक उच्चता ले गया, उच्चता की ओर वो ले गया राज्य को, जो उत्तमता का प्रतीक बन सकता है। और विवेक की भी उसने बहुत ही उत्तमता से उसका प्रदर्शन किया। लेकिन उससे भूल हो गई कि ये नैतिकता, ये उत्तमता या विवेकशील व्यक्ति की उसने कोई परिभाषा नहीं दी, जिससे ये समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि क्या है नैतिकता, क्या है उत्तमता और क्या है विवेकशीलता। कि विवेकशील प्राणी की जो साधारण परिभाषा है वो उस थोड़ा बहुत उसका ज्ञान यदि वो दे देता तो शायद इस आलोचना से वो बच सकता था कि उत्तमता क्या है, नैतिकता क्या है या विवेक क्या है। इस आलोचना से वो बच सकता था। अगली आलोचना की तरफ बढ़ते हैं और वो है उम्र के अनुसार वर्ग व कार्य का विभाजन सभी के लिए व्यवहारिक नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जैसा उसने कहा कि युवा वर्ग क्या करेंगे, कि युवा वर्ग पहले तो सैनिकों का कार्य करेंगे, उसके बाद जब वो आयु में थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो वो शासन संबंधी कार्य करने लग जाएंगे, और शासन संबंधी कार्य करने के बाद वो क्या करेंगे, पुरोहितों का, राज पुरोहितों का काम करने लग जाएंगे जब उम्र के थोड़े और अधिक पड़ाव पे वो लोग पहुंचेंगे। तो क्या ये कार्य विभाजन व्यवहारिक नजर आता है? सभी लोग जो युवा हो गए, 20-21 साल के हो गए, सभी लोग सैन्य संचालन में परफेक्ट होते होंगे कि सभी लोग सैन्य संचालन कर लेंगे? तो ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोग सैनिक शक्ति से परिपूर्ण नहीं हो सकते। तो ये व्यवहारिकता नजर इसमें नहीं आती कि उसने अपने सिद्धांत को इतना व्यवहारिक नहीं बनाया कि वो परफेक्ट नजर आए। और दूसरी बात उसने कही कि जब शासन शक्ति में सैन्य कार्य करते करते वो एक उम्र पार कर जाएंगे, उसके बाद वो शासन संबंधी कार्य करेंगे। तो क्या हर व्यक्तियों में शक्ति का प्रयोग करना आता है उसको, और हर व्यक्ति में क्या शासन शक्ति प्रयोग करने का गुण भी होता है, विद्यमान होता है? तो हमारा जवाब क्या आता है, नहीं। तो सैनिक शक्ति के लिए शारीरिक बल और मानसिक बल दोनों की आवश्यकता होती है। जब हम शासन संबंधी कार्यों की बात करते हैं तो उसमें मानसिक श्रम बहुत अधिक लगता है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो कार्य विभाजन है वो व्यवहारिकता से काफी दूर चला गया, ये उसकी आलोचना का पात्र बना। और तीसरी बात वो कहता है कि उम्र के इस दौर से भी निकल जाने के बाद जब वो अधिक उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या करेंगे, वो पुरोहित का काम करेंगे। जिसने जीवन में कभी पूजा की नहीं, जिसने जीवन में कभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया नहीं, जिसने जीवन में कभी मंत्रोच्चारण किया नहीं, वो पुरोहित कैसे बन सकता है? तो ये स्वाभाविकता से बहुत दूर है कि ये जो व्यवहारिकता तो नजर कहीं नहीं आती कि सैनिक शक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति थोड़े समय बाद शासन कार्य में निपुण हो गया, और शासन कार्य के निपुण होते होते वो कहाँ आ गया, वो पुरोहित बन गया। तो ये जो है व्यवहारिकता से कुछ व्यक्तियों में इसके गुण हो सकते हैं, लेकिन सभी के लिए ये व्यवहारिक नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपनी इस आलोचना में वो खरा उतरता है कि ये गलत है। अगली आलोचना की तरफ बढ़ते हैं और वो आलोचना है आर्थिक व्यवस्था की। जैसा अरस्तु कहता है कि आर्थिक व्यवस्था को समायोजित किया जाएगा, कि क्या करने के लिए कहा उसने 3 युक्तियां बताई। कि पहली युक्ति में कि जब वो प्रोडक्शन जैसा होगा कि व्यक्तिक वो हो, क्या शब्द उसने यूज किए थे कि भू संपत्ति व्यक्तिक हो लेकिन उसका प्रयोग सामूहिक हो। तो जिसकी भूमि है
क्या वो अपनी भूमि पर उगने वाली फसल को सामूहिक प्रयोग के लिए दे देगा, उपभोग के लिए दे देगा? जो उसकी खुद की है वो सामूहिक उपयोग के लिए क्यों देगा? एक पेड़ पर लदे हुए हजार मतलब काफी सारे फलों को में से कोई एक चुरा के ले जाता है तो मालिक उसकी हालत खराब कर देता है कि तुमने बिना पूछे इस फल को कैसे ले लिया। तो वो प्रयोग कर रहा है कि व्यक्तिक भू संपत्ति हो और उसका उपयोग सामूहिक हो। ये कैसे संभव है? दूसरी बात उसने कही कि सामूहिक भूमि हो और प्रयोग व्यक्तिक हो। तो सामूहिक भूमि पर व्यक्ति उतने इंटरेस्ट से कार्य करता नहीं है जितना अरस्तु बताता है कि जहाँ उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उस कार्य को करने में कि सामूहिक भूमि है, सब जने कर लेंगे अपने, ऐसा मैं नहीं करूँगा कोई और कर लेगा, मैं नहीं करता कोई और कर लेगा। तो इस प्रकार से किसी का इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं होगा, वो भी गलत हो जाता है। और तीसरी बात वो कहता है कि सामूहिक भूमि हो और सामूहिक ही उसका उपयोग हो तो वो फलत संभव हो सकती है कि जहाँ सार्वजनिक प्रयोग की बात आ जाती है तो वो संभवतः सही हो सकती थी, लेकिन उसमें भी अवश्यम भावना नहीं है, वो शब्दों का हेरफेर है जिसकी वजह से अरस्तु अपनी इन विशेषताओं, एक आदर्श राज्य की विशेषताएं बताने के बावजूद भी आलोचनाओं का पात्र बना।